क्या अगला टॉपिक हमारे लिए है कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंध के आधार पर। हमने देखा कि अलग अलग जैसे कि धर्मतंत्र सब पढ़ चुके हैं हम लोग, पीछे के टॉपिक जितने भी थे हमारी समस्याएं सब दूर हो चुकी है। अब ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, संसदीय प्रणाली क्या होती है और अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है। तो ये बड़ी समस्या को हम देखिए कैसे दूर करते हैं। तो सबसे आसान तरीका हम शब्दों से हम बातों को दूर कर लेंगे। देखिए समस्याओं को दूर कर लेंगे। पहली संसदीय प्रणाली क्या होती है, हम इसे इंग्लिश शब्द को समझते हैं। पहले इसे हम करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। और एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली, हम इसे कहते हैं प्रेसिडेंटियल सिस्टम। क्या होती है? प्रेसिडेंटियल सिस्टम। देखिए पहला चीज कि हम लोगों को सबसे पहले शब्दों को गौर से ध्यान रखना पड़ेगा। शब्दों को क्या होता है कि पहले हम लोग इस बात को ध्यान देना चाहिए, अगर आपको कोई भी शब्द भारी से भारी ना, कोई भी कठिन से कठिन शब्द अगर समझ में ना आती हो, उसे बार बार गौर से और ध्यान से पढ़ते रहिए। कुछ ना तो कुछ उसे एक अर्थ समझने लायक और विचार करने लायक अर्थ निकल ही जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि संसदीय प्रणाली तो समझ रहे तभी पढ़कर निकल गए, लेकिन अब इस पर गौर करें तो इसमें बहुत बड़ी रहस्य छुपा हुआ है। क्या कर रहे हैं? संसद के बारे में बात कर रही है। तो जिस तरह से हमने और इस तरह से पार्लियामेंट की बात हो रही है, और उसी तरह से इसमें प्रेसिडेंटियल इसका होता है प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंटियल समूह की बात हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे शासन के बताए थे, तो शासन के लिए अंग क्या क्या होता है? 3 अंग बताए थे हम। जैसे कि हम लोग कहे थे शासन के 3 अंग, जैसे मान लीजिए शासन के 3 अंग, शासन के 3 अंग। तो क्या होता है कि शासन के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है विधायिका, कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ये तो समझ गए हम लोग, इतना तो हम जानते थे पहले ही, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इस विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका को, एक शब्दों की बात समझ चुके हैं। तो वही कह रहे हैं कि देखिए क्या कर रहे हैं, संसदीय प्रणाली क्या विशेषताएं होती है। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती। क्या कर रहा है, जो कार्यपालिका है, मतलब कहने का तात्पर्य जो कार्यपालिका है, ये विधायिका है, तो विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती। आप लोगों को बता दें कि विधायिका के 2 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं। भारतीय हम भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो एक होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग लोकसभा, एक को कहते हैं लोकसभा, हाँ, एक को कहते हैं हम लोग राज्यसभा, एक को कहते हैं हम लोग राज्यसभा। इतना समझ में आया? एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं एक को लोकसभा, एक को राज्यसभा। तो वही कह रहा है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार राज्य को संचालित करना, नियम एवं कानून का क्रियान्वयन करना। तो ये जो कार्यपालिका है तो विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात कर रहा है कि कार्यपालिका किस पर आश्रित है? इस पर, विधायिका पर डिपेंडेंसी है इसकी। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि विधायिका में जिस दल को आधे से अधिक बहुमत, मतलब कहा जा रहा है कि विधायिका में जिस दल की बहुमत प्राप्त होती है, जिस दल की अधिक से एक बहुमत प्राप्त होती है, वही दल मंत्रिपरिषद का निर्माण कर सकता है। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद बना सकती है और अपने मंत्रिपरिषद बनाकर सरकार की कार्यपालिका सरकार को संचालन कर सकती है। ये शासन हमें भारत में देखने को मिलती है, ऐसी शासन हमें भारत में ऐसी सेम हुबहू शासन देखने को मिलती है। तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जब एक टॉपिक आएगी भारत की कार्यपालिका, तो हम उसे देखेंगे मंत्रिपरिषद क्या होती है, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, मंत्रिमंडल क्या होते हैं, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, तो हम राज्य विधानसभा क्या होती है, हम उसका उनको पढ़ेंगे। अभी इतना समझ ले। अब फिर क्या होता है, अगली बात क्या कर रहा है, राष्ट्राध्यक्ष में होता है प्रेसिडेंट, हम जिसे अपने हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं, उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष का महत्व प्रतीकात्मक और नाम मात्र का होता है। मतलब कि उसके पास जैसे कि जैसे हम लोग कहते हैं क्या है कि एक प्रेसिडेंट होता है, एक पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, एक प्रेसिडेंट होता है,
प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है, जो कि ये कह रहा है कि क्या प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, एक नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। और विधायिका 2 सदनों में विभाजित होती है। तो हम तो बता दिए कि विधायिका क्या है, विधायिका है 2 सदन है इसके, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय प्रणाली का तो विधायिका 2 सदनों में विभाजित होती है, एक को कहते हैं लोकसभा, एक को राज्यसभा। विधानमंडल का भी जिक्र किए हैं, विधानमंडल का कार्यकाल निश्चित नहीं होती, जो कि एक इनका विधानमंडल का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं होती, लेकिन इसका प्रक्रिया कुछ अलग है, जो कि हम इससे विधानमंडल प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति का समय से पहले चुनाव कर सकता है, तो इसकी प्रक्रिया में सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं हैं इसकी संसदीय प्रणाली की, इतना समझ में आएगा हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि अध्यक्षीय प्रेसिडेंटियल सिस्टम की क्या विशेषता है। प्रेसिडेंटियल सिस्टम मीन्स क्या होता है कि जैसे संसद, जैसे संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें, पार्लियामेंट प्रमुख होता है, उसी तरह से प्रेसिडेंटियल सिस्टम में देखेंगे कि प्रेसिडेंट राष्ट्राध्यक्ष का महत्व कितनी होती है। तो यही कह रहा है कि कार्यपालिका प्रमुख तथा राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा, मतलब क्या कह लेता है कि राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका प्रमुख भी होता है और राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। हम इसीलिए इसे हम प्रेसिडेंटियल सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जो कि हम भारत में देखते हैं कि भारत में क्या होती है कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है कि जैसे कि हम तुलना करें कि भारत का प्रेसिडेंट हुआ चाहे ब्रिटेन का प्रेसिडेंट हुआ, दोनों के पास समान शक्तियां हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो भारत के प्रेसिडेंट से ब्रिटेन की प्रेसिडेंट से तुलना करें हम लोग भारत प्रेसिडेंट की, तो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट की तुलना में भारत के प्रेसिडेंट के पास, मतलब राष्ट्रपति के पास अधिक शक्तियां हैं। क्योंकि अगर कोई विधेयक, कोई बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाती है, तो जैसे हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाती है तो उसे पारित करना अनिवार्य है। लेकिन अगर उसे वहीं भारत में अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास आती है तो उसे वो पुनर्विचार के लिए उसे वापस लौटा सकता है या उस पर पॉकेट वीटो लगा सकता है। तो हम लोग जानेंगे कि पॉकेट वीटो क्या होता है, तो हम देखेंगे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो उतनी शक्तियां, मतलब हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंटियल शक्ति ब्रिटेन की तुलना में राष्ट्रपति के पास अधिक शक्तियां प्राप्त है, लेकिन ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास उतनी शक्तियां नहीं है। सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष एक नहीं कहता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कि हमारे देश में चाहे ब्रिटेन में एक प्रेसिडेंट का उतना ही महत्व है जितना एक घर में वृद्ध व्यक्ति का होता है। और उसके बाद जैसे कि वृद्ध व्यक्ति में दादा का, जैसे हम आप लोग दादा का चाहे दादी का। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें प्रेसिडेंटियल सिस्टम में कार्यपालिका प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, जिसे जनता द्वारा चुना जाता है। ये राष्ट्रपति वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। इसमें क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री में ये राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ होते हैं, ये कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते। और कार्यपालिका प्रमुख विधानमंडल से पृथक होता है, केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब इनके द्वारा, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी तरह से कोई भी सिर्फ एक ही प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। हम उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग, वो भी संविधान का उल्लंघन करे तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन उनके विधानमंडल से पृथक हैं, वो अलग हैं, कार्यपालिका प्रमुख विधानमंडल से पृथक हैं। और फिर अगला टॉपिक, अगला क्या है, अगला राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वो विधायिका के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का चयन करें। जैसे कि कहा जाता है कि जब हमारा जो कि कार्यपालिका है, जो भारतीय कार्यपालिका है, तो अगर वो विधानमंडल का निर्माण करेगी तो वो लोकसभा से ही जनता द्वारा चयन व्यक्तियों को, मतलब विधायक व्यक्तियों को चुनेगी। लेकिन इस पर क्या है, राष्ट्रपति का बाध्य नहीं होती को विधायिका के सदस्य में से मंत्रिमंडल का चयन करें। वो चाहे तो विधायिका से बाहर कोई विशेषकृत व्यक्ति हो, जिसे अच्छा, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि अगर कोई एक विज्ञान के लिए कोई सीट आरक्षित करना है, कोई सीट पर किसी व्यक्ति को बैठाना है, तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए चुनाव कराया जाए। हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी व्यक्ति को या किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर उस सीट पर बैठा दे जो विशेषज्ञ हो। और दूसरी बात,
कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे से पृथक होते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है एक दूसरों की अलग अलग कार्य होता है और एक दूसरे से पृथक होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता था, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका थी किस पर, डिपेंडेंस विधायिका पर थी। तो ये हुआ हमारा इस शासन के अनुसार भारत चलता है, संसदीय प्रणाली चलते हैं। और तो ये हम लोग देखते हैं। और इसके लाभ क्या क्या होते हैं, लाभ तो संसदीय प्रणाली का कौन कौन से लाभ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के कौन कौन से लाभ, सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री लाभ। पहली चीज, कार्यपालिका और विधायिका के गतिरोध पैदा नहीं होता। जैसे कहा जा रहा है कि अगर कोई दो व्यक्ति के पास एक दूसरे पर डिपेंडेंसी हो, ठीक है तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे डिपेंडेंसी हो तो ठीक चलते ही काम। लेकिन एक व्यक्ति एक अधिक पावरफुल हो जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित बहुत अधिक हो। जैसे कहा जा रहा है कि कार्यपालिका किस पर आश्रित है, विधायिका पर। तो वही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से दूसरे पर आश्रित हो, दूसरे के विचार चलता हो, तो क्या होगा कि उसके अंदर गतिरोध पैदा होंगे। मतलब कि बार बार कोई रुकावटें आएगी, कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि वो अपने आप से निर्णय नहीं कर पाएगा। संसदीय प्रणाली अत्यंत लचीली होती है। तो क्या होती है, ये बहुत ही लचीली होती है। वैविध्य, मतलब वैविध्य में होता है कोई जाति, धर्म, अल्पसंख्यक, जैसे कि विविधता के आधार पर कहते हैं भारत एक विविधता वाला देश है। विविधता में एकता की हम बात करते हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में जिक्र किया हुआ था डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में अपनी। तो उसमें हम कहते हैं तो उनका जो है उचित प्रतिनिधित्व भी होता है, उनका चाहे उचित प्रतिनिधित्व अनिवार्य होता है। और सरकार हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। क्या होगा अगर कोई सरकार है, कार्यपालिका है, तो उसे अगर क्या पता सतर्क नहीं रहेगी, विधायिका की बातों को न मानेगी, क्या सरकार हो सकती है गिर जाए। इसीलिए वो सतर्क रहना पड़ता है, हमेशा सतर्क रहना पड़ता है सरकार को। और इसकी क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की लाभ क्या क्या है, इसमें शासन स्थिर होती है। इसमें क्या होता है, केंद्र के पास सिर्फ शक्ति है, वो एकदम मतलब एक व्यक्ति के पास सर्वशक्ति है। तो इसी कारण क्या पता चलती है कि उसमें क्या होती है, शासन की स्थिरता आती है। जो कि हम यहाँ पर देखें कि सरकार को सतर्क रहना पड़ता था। मंत्रिमंडल के चयन में योग्यता और कुशलता का पूरा महत्व मिलता है। हमने क्या कहा कि मंत्रिमंडल के चयन में ऐसे कोई नहीं कि जो निर्वाचित व्यक्ति है उसी को हम चुनेंगे। हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी बाहरी व्यक्ति को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। और अगला, प्रशासन की कुशलता आ जाती है। प्रशासन का जो महत्व है वो अधिक बढ़ जाता है। जैसे ब्यूरोक्रेसी हम लोग कहते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी का इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अधिक महत्व हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी हानि, मतलब कि जो हानि है, मतलब संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या हानि है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या हानि है। जो चीज़ जितनी लाभ तो पहुंचाता है, कोई भी चीज़ हो तो लाभ पहुंचाता है, तो उसका मेरिट के साथ साथ डिमेरिट भी होता है। तो हम उसका डिमेरिट देखें क्या क्या हानि है, तो देखते हैं। तो हमने देख लिया कि विशेषताएं क्या होती है, क्या उसके लाभ हैं। तो अब उसके कमियां देखते हैं कि क्या कमियां उसमें। तो संसदीय प्रणाली जिसे हम बताए थे, क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और उसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या कमियां थी, मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका की जिम्मेदारियां के साथ साथ विधायिका के जिम्मेदारियों को भी निभानी पड़ती है। हमने क्या कहा कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका पर आश्रित होती है। कार्यपालिका में उसी की सरकार बनेगी जिसकी विधायिका में बहुमत हो। तो वही कर रहे हैं कि अगर मंत्रिपरिषद का जो काम है उसको देखना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां, कार्यपालिका कुछ जिम्मेदारियां विधान परिषद के प्रति विधायिका के प्रति होती है। क्योंकि उसका कारण यह है कि अगर विधायिका अपने सरकार को बनाए रखना है तो विधायिका की भी बातों को उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जिसके कारण सरकार पर हमेशा अस्थिरता का खतरा बना रहता है। हमने क्या कहा कि जब कार्यपालिका किस पर आश्रित होती है, विधायिका पर आश्रित होने के कारण क्या होना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारियों को भी साथ साथ निभाना पड़ता है, जिसकी वजह से सरकार को डर रहता है। सरकार को अस्थिरता के हो सकता है कब सरकार गिर जाए, कब बहुमत गिर जाए, तो जिसकी वजह से सरकार के अंदर अस्थिरता बना रहता है और उसे मंत्रिमंडल का चयन विधायिका द्वारा करना पड़ता है।
सॉरी। तो इसके बाद हुआ तो एक बात अगला टॉपिक, मंत्रिमंडल का चयन विधायिका द्वारा करना पड़ता है। तो हमने क्या कहा, सरकार हमेशा अस्थिर होती है। और तीसरा बात क्या कर रहा है, मंत्रिमंडल जो कार्यपालिका की जो मंत्रिमंडल बनेगी उसका जो चयन होगा वो किसके द्वारा होगा, विधायिका के द्वारा होगा। विधायिका में से होगा, विधायिका द्वारा नहीं। जो मंत्रिमंडल का चयन विधायिका में से ही करना पड़ता है। जो मंत्रिमंडल जितने व्यक्ति होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो विधायिका के द्वारा होंगे। अब यही कर रहे थे हम लोग क्या कि यही क्या कहता है, संसदीय अध्यक्षीय में था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या था कि विधायिका के द्वारा जो विधायिका मंत्रिमंडल का जो चयन था वो विधायिका पर आश्रित न होकर वह राष्ट्रपति के अपने बाहर के व्यक्ति, मंत्रिमंडल विधायिका के बाहर के व्यक्ति को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या क्या कमियां हैं। विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। कारण क्या है, कारण यह है कि न व्यक्तियों को आश्रित किया क्या थे, हम क्या कहा था पिछले जो हमने देखे थे विशेषताएं में कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से शक्तियों में पृथककरण है। तो शक्तियों को टकराव कारण हमारा शक्ति अधिप्रभुत्व हो, हमारा शक्ति प्रभुत्व हो, लेकिन जिसके कारण दोनों शक्तियों को टकराव कारण क्या होता है, कोई भी काम के लिए गतिरोध उत्पन्न होती है, रुकावट आती है। और उसके साथ ही जैसे कि कार्यकाल निश्चित होता है, जनता चाहकर, जैसे राष्ट्रपति कार्यकाल हमने बताया था कि कार्यकाल क्या होता है, जनता की राष्ट्रपति की निश्चित होती है। अगर उसे चाहकर भी कोई व्यक्ति उसे हटा नहीं सकता जब तक उस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। और निर्णय लेने की शक्ति एक ही व्यक्ति के, और क्या होता है कि इसमें थोड़ी तानाशाही प्रवृत्ति अगर देखा जाए तो आ सकती है। अगर क्या होता है कि अगर एक प्रक्रिया उसी देश में लागू हो सकती है जहां एक धर्म हो, एक जाति हो, एक ही समूह के लोग हों। एक प्रक्रिया उस देश में लागू नहीं हो सकती जिस देश में विविधता हो, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग हों, अलग अलग जातियों के लोग हों। क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति के शक्ति का एक ही व्यक्ति पर पूरी शक्ति, एक ही व्यक्ति कंधों पर पूरी शक्ति रख देते हैं, पूरी शक्ति देते हैं एक ही व्यक्ति के हाथों में, तो हो सकता है उसका निर्णय एक व्यक्ति में पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे अन्य पिछड़े वर्गों को हानि और अन्य प्रकार की समस्याओं का मुकाबला करना पड़े, जिसकी वजह से उसी कारण ये प्रक्रिया उसी देश में लागू हो सकती है जहां पर एक धर्म, एक समाज, एक समूह और एक जाति रहती हो। तो ये हुआ हमारा संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। तो कल हम लोग इसका यहाँ तक हमारा आज क्लास खत्म होता है, और हम लोग कल देखेंगे, हो सकता है कि लोकतंत्र के बारे में पढ़ें, फिर लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र और एक संविधानवाद का फिर थोड़ा हमारा जिक्र आए कल, तो इसको कल से रिवीजन मार लिया जाएगा थोड़ा सा। संविधानवाद और गैर संविधानवाद पीछे हमने क्लास ले चुका था, और इसका संविधानवाद और लोकतंत्र और इसके हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। लोकतंत्र कैसे विकास हुआ, उसमें संविधानवाद को कब शामिल किया गया, राजतंत्र के द्वारा कैसे राजा के शक्ति आते आते एक लोगों के हाथों में शक्ति कैसे आई, उस प्रक्रिया को देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद, चलते हैं।